Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से ये जो आपकी सीरीज़ है, ये आपकी 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है मैंने आपकी स्टार्ट की है CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इसकी जो आपकी 4 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल हैं। देखिए इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट सेल्फ एज अ नोअर, तो उसको क्या बोला जाता है? मेटाकॉग्निशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन या फिर कंडीशनिंग। तो देखिए स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता आपका क्या कहलाता है? तो वो होता है आपका अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक ज़रूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए डिग्रेड करना चाहिए, आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तर्क है अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता, ये भी आपका यहाँ पर क्या है? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही है। ए और आर आपके दोनों ही क्या हैं? यहाँ पर गलत है। ठीक है, ए और आर आपके दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोला कि जो एकेडमिक लर्निंग होती है वो क्या करती है? वो इन्फ्लुएंस नहीं करती बच्चे के इमोशनल वेलबींग को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीज़न भी आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? तो देखिए विच पर्सपेक्टिव कंसीडर्स लैंग्वेज टू बी एन इम्पॉर्टेंट टूल दैट फैसिलिटेट्स कॉग्निशन, बिहेवियरिस्टिक, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सोशियो कल्चर या फिर साइको डायनेमिक। तो देखिए किन्होंने बोला है कि भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में किसने देखा है? तो वो कौन थे? तो वो थे आपके सोशियो कल्चर। कौन थे? आपके सामाजिक सांस्कृतिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज टू बी एन इंपॉर्टेंट टूल दैट फैसिलिटेट कॉग्निशन। तो लैंग्वेज की बात कौन करते हैं? आपकी लेव वाइगोत्स्की। और लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी थ्योरी आपकी दी है? तो वो है आपकी सोशियो कल्चर थ्योरी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चों को। तो देखिए प्रभावी अधिगम तब नहीं होता जब केवल शिक्षक ही प्रश्न पूछे। जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो आपका क्या कहलाता है? वो प्रभावी अधिगम होता है। बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। देखिए बच्चा निष्क्रिय होकर नहीं बल्कि एक्टिव लर्नर होता है। ठीक है, एक्टिवली सीखता है बच्चा। तो यहाँ पर आपका तर्क भी गलत हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट आपके क्या यहाँ पर गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है समावेशन के दर्शन का मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है? देखिए द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन इज। तो देखिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है फिलॉसफी का वो क्या होता है? उपयुक्त समंजन, पृथक्करण, नामीकरण या फिर दोषारोपण। तो देखिए सेग्रीगेशन बच्चों का नहीं करना, लेबलिंग बच्चों को नहीं देनी है। ठीक है, स्टिग्मेटाइजेशन आपको बच्चे का नहीं करना है। रीजनेबल अकोमोडेशन जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त समंजन जो होगा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। अभिकथन जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तर्क है पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। जिन बच्चों के अंदर डिसलेक्सिया पाई जाती है उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। और जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है सोना को एक जटिल समस्या, देखिए सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाण प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग टीचर जो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रही है तो वो कहाँ पर उसको पहुंचने के लिए कर रही है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, ईगोसेंट्रिसिज्म, इरिवर्सिबल थिंकिंग या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे वो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की वो क्या होता है? तो वो होता है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है, किस चीज़ में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गोल्स एंड देन फोकस ऑन सॉल्विंग ईच सब गोल। तो देखिए उसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल फिक्सनेस, एल्गोरिथम, मीन्स एंड एनालिसिस या फिर रेस्पॉन्स सेट। तो देखिए जब प्रॉब्लम्स को हम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गोल्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम उसके सब गोल्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, तो वो होता है आपका मीन्स एंड एनालिसिस, साधन लक्ष्य विश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था विन्यास में व्यक्ति। देखिए जो आपका लॉ एंड ऑर्डर होता है उसमें जो व्यक्ति है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ की उपेक्षा करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं, नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। तो देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें क्या है कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए कौन सी हैं, मानसिक विचारों में खुलापन, उत्सुकता व जिज्ञासा, प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, बिना सोच विचार के निर्देशों का पालन करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को छोड़कर जो आपका फोर्थ पॉइंट है उसको छोड़कर सारे ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण और वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटीज ऑफ कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो देखिए कौन सी स्टेज होती है वो, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल होती है या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। तो देखिए बच्चे के अंदर जो CCS है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन कब आता है, तो वो आता है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन A है आपका यहाँ पर, शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठ्यचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तर्क है, बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो देखिए तर्क भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो आपका A और R दोनों सही हैं और R जो है वो सही व्याख्या कर रहा है A की। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं, उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण उसका अच्छे से पढ़ाई करना नहीं है। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक की ओर कर रहा है। तो देखिए मोनू यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं लेकिन उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई ना करना। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण कारक, अनुवांशिक कारक, योग्यता की कमी या फिर कोशिश की कमी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, तो यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, लैक ऑफ एफर्ट्स यहाँ पर शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, कथन A है, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक और संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। अकादमिक अधिगम पर व्यक्ति संवेगात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तर्क, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। A तो सही है लेकिन B आपका क्या है, मतलब जो आपका तर्क है R वो क्या है, तो वो यहाँ पर क्या है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए जब आउट ऑफ द बॉक्स जाके बच्चा सोचता है वो कौन सी थिंकिंग होती है, लो लेवल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, रिजिड थिंकिंग या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो देखिए आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग आपकी होती है वो होती है आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होती है आपकी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा।
कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है? तो देखिए जो उम्मीद है वो नैतिक विकास के कौन से चरण में है? तो वो डर रहा है इस चीज़ से कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसका क्या होगा, इसका मतलब उसके पेरेंट्स उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास यहाँ पर हो जाएगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर कौन सी स्टेज में है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक माध्यमिक स्कूली कक्षा कक्ष में शिक्षकों को विद्यार्थियों को क्या लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो देखिए कौन से लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए? मास्टरी, फेलियर एक्सेप्टिंग, फेलियर अवॉइडिंग या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो देखिए माध्यमिक स्कूली कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को विद्यालय के महारत उन्मुखी कैसे मास्टरी ओरिएंटेड गोल पर फोकस करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, हॉवर्ड गार्डनर चैलेंज द नोशन दैट। हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी? वृद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। वृद्धि एक व्यापक अवधारणा जो एकात्मक नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हॉवर्ड गार्डनर चैलेंज द नोशन, हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी? तो वो कौन सी धारणा है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि पूर्व निर्धारित होती है और निश्चित होती है। इस धारणा को चुनौती दी हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो देखिए जो जीन पियाजे है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के किस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन सा होता है वो? साइकोलॉजिकल टूल्स, SR एसोसिएशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर स्कीमास। तो देखिए इन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया है? तो वो है स्कीमा। स्कीमा को क्या बोला है इन्होंने? मानसिक संरचनाओं का वो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर किस टर्म में यूज़ किया है इन्होंने? तो इन्होंने किया है स्कीमा के रूप में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य कौन सा गुण जो है वो होता है? तो देखिए अमूर्त सोच का विकास, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है आपकी? फॉर्मल ऑपरेशनल में। कब आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल में। ठीक है, सेंट्रेशन इन थॉट्स या फिर हाइपोथेटिकल। देखिए हाइपोथेटिकल भी आपकी फॉर्मल में आती है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट। देखिए CCS आपका कब आता है? तो वो आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल में। ठीक है, किसमें? कंक्रीट ऑपरेशनल में। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सेंट्रेशन इन थॉट्स। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो विशिष्ट आयाम से सरोकार रखती है क्या कहलाती है? देखिए ए स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन फॉर अचीविंग अ गोल दैट इज यूजुअली डोमेन स्पेसिफिक इज कॉल्ड। तो देखिए एल्गोरिथम होती है, ह्यूरिस्टिक होती है, एनालॉजी होती है, फिर मीन्स एंड एनालिसिस होती है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रेस्क्रिप्शन आपकी होती है वो होती है आपकी एल्गोरिथम। क्या होती है आपकी? एल्गोरिथम। उसको बोलते हैं हम कलन विधि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी और वयस्कों के साथ साझेदारी गतिविधियां करते हैं? तो देखिए ऐसा किसने कहा? BF स्किनर ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखिए जब बच्चा इंगेज करता है अपने पीयर या फिर एडल्ट्स के साथ तो लर्निंग अच्छी होती है। तो ये आपका किसने बोला है? तो ये बोला है लेव वाइगोत्स्की ने। किन्होंने बोला है? लेव वाइगोत्स्की ने। कि बच्चे जो हैं वो अपने समकक्षी वयस्कों के साथ साझेदारी करके ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज। तो देखिए सिंटैक्स होता है, मॉर्फीम होता है, फोनीम होता है या फिर प्रैग्मेटिक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी फोनीम, स्वनीम। किसको बोलते हैं हम? स्वनीम को बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी? तो देखिए मानसिक आयु आप कैसे निकालते हैं? तो देखिए आपकी जो एज होती है वो क्या होती है यहाँ पर? MA/CA मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, यही तो होता है, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स कितने दिए हुए हैं? 75 आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एज निकालना क्या है आपको? मेंटल एज निकालनी है। जो आपको क्रोनोलॉजिकल एज है वो आपकी दी हुई है 16 ईयर्स। तो देखिए MA आपका यहाँ से निकालना है आपको। ठीक है, CA आपको कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में 100 यहाँ पर दिया हुआ है। इक्वल में आपका कितना है? इक्वल में आपका 75। ठीक है, इक्वल में क्या है आपका? 75।
5। अब देखते हैं, देखिए एम ए आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एम ए तो इधर रखेंगे, उसके अलावा जो सब कुछ है आपका वो कहाँ चला जाएगा, आपका इक्वल में चला जाएगा। 75 मल्टीप्लाई में 16/100, ठीक है। जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 5, आप 25 का ही टेबल पढ़ लीजिए। 25 कितने होते हैं, 25 का अगर हम पढ़ें तो 4 टाइम्स तो आपका ये हो जाता है, और 25 में आपका 3 टाइम्स ये हो जाता है। 4 टाइम्स आपका ये हो गया तो इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 12 ईयर्स, कितनी आ जाएगी आपके 12 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है IQ स्कोर आर जनरली को रिलेटेड विद अकेडमिक परफॉर्मेंस। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। कैसे, परफेक्टली, हाईली, मॉडरेटली या फिर लीस्ट। तो देखिए पूर्ण होते हैं, उच्च होते हैं, मध्यम होते हैं या फिर कम से कम होते हैं। तो देखिए जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली, क्या होते हैं, हाईली कोरिलेटेड होते हैं, उच्च, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियाँ बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने के लिए जाने का प्रस्ताव रखती हैं। तो देखिए कौन सी कौशल विकसित करने का प्रस्ताव रखती हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, पैसिव रिसेप्शन या फिर रिकॉल। तो देखिए कंपटीशन नहीं होना, पैसिव नहीं पढ़ाना, रिकॉल नहीं करना, किस चीज़ पर फोकस करती है, क्रिटिकल थिंकिंग पर, आलोचनात्मक सोच पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।